नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका कि नाम है स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77, यानी कि SSC 77 यूपी का। इसके पहले हमारा जो चैनल है स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 है, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर ऑल एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, यानी इंडिया के किसी भी राज्य में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन ये हमारा जो चैनल है स्पेशली यूपी के लिए, यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो का एग्जाम हो, चाहे फिर जो कुछ दिनों पहले वैकेंसी आई उसका एग्जाम हो, UPPSC, UPRO, ARO, यूपी टेट, BEO, TGT, PGT, लेखपाल, टेट पैट, यानी जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की जाती हैं उन सभी की तैयारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। यह है भारत का नक्शा, बहुत ही प्यारा है। तो आप यदि भारत का नक्शा बनाना नहीं जानते हैं तो अवश्य सीख लीजिए, क्योंकि इस नक्शे के माध्यम से हम पढ़ेंगे हिंदी में कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। जी हाँ मित्रों, आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि कौन सा क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है। सिर्फ भूगोल में ही हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो ये मैप है, इसके माध्यम से हम यह भी जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा भाषी के लोग कहाँ पर रहते हैं, कौन से हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, कौन से तमिल भाषी है, कौन से तेलुगु भाषी है। तो आप इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के और भारत के नक्शे को भी ध्यान से बनाना सीख लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करती हूँ, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्या है, सूर्याणी है, सूर्याई है, या फिर सूर्यो है? जी हाँ मित्रों, सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? सोचते रहिए आप भी, मैं तो बताने ही वाली हूँ। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। अब सूर्या कुछ लड़कों का भी नाम होता है, तो दिमाग में आ जाएगा आपको, अरे ये सूर्य तो सूर्या पुल्लिंग हो जाएगा। जी नहीं, सूर्या पुल्लिंग नहीं होगा, सूर्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वह हो जाएगा सूर्या। ठीक है, चलिए आप बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? जी हाँ मित्र, बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? रात, सोना, लड़का, या फिर साधु। तो बहुवचन में जो प्रयोग होता है वह हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर B, यानी कि सोना। सोना जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए फटाफट से हम देखते हैं, हमारा मॉक टेस्ट है, आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण, या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य दे लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा सही। इसका जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये तीनों ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी आंसू निकल गए, उसके प्राण निकल गए, आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हो गए हैं। इस प्रकार के वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ये तीनों शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आ गए एक वचन में, दोबारा आ गए बहुवचन में, यह हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ का मतलब क्या होता है? याद कर लीजिए। चलिए आप बताइए, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जी हाँ मित्रों, करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। आपको कारक बताना है तो कारकों की संख्या कितनी होती है, आप इस बात का जवाब दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। नेहा यानी चाहे सुधा नेहा को मारे या नेहा सुधा को मारे, कार्य तो मारने का हो रहा है, और जिसके माध्यम से हो रहा है, जो माध्यम है वो करण है। तो कर्ता ने कर्म को करण से का सिंबल जहां पर आ जाए वहां पर करण कारक हो जाता है। कर्ता ने का जहाँ पर है वहाँ कर्ता कारक होता है। ये सारा हमने जो है आपको विस्तार से पढ़ा दिया अपने स्मार्ट क्लास 77 पर। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल पर भी आप लोगों के डिमांड पर हम इस प्रकार की क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ये फिलहाल मॉक टेस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए फटाफट और इसका जवाब दीजिए। जवाब दे दिया आपने, करण कारक है। चलिए आप बताइए, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती, बुद्धिमान्या, विदुषी, या फिर बुद्धि वाली। तो बुद्धिमान जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बुद्धिमती। जी हाँ मित्रों, आपने सुना होगा कि उसकी स्त्री जो है बहुत बुद्धिमती है, उसकी बेटी जो है बहुत बुद्धिमती है। यानी बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमती हो जाएगा। इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। चलिए आप बताइए, महाशय। महाशय जो शब्द है, एक महाशय आपने कहते हो सुना, क्यों महाशय, क्या हाल है आपके? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशया हो जाएगा, महाशयी हो जाएगा, महासी हो जाएगा, या फिर महासिनी हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस शब्द का जो जवाब है प्रश्न का हो जाएगा महाशया। जी हाँ मित्रों, महाशया। महाशय का स्त्रीलिंग हो जाएगा महाशया। फटाफट से हम क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली है आपके लिए इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसा नहीं एक बार एक वचन में दोबारा बहुवचन में आ गया। हमेशा बहुवचन के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, चिड़िया, समाचार पत्र, तिजोरी। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा चिड़िया। तो चिड़िया है, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया ही होता है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, कह देंगे चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया उड़िया नहीं होता है भाई, सिर्फ चिड़िया होता है, आप इसे याद कर लीजिए। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होता है। चलिए आप बताइए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री है, दात्री है, दात्री है, फिर दाता ही है। दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह हो जाएगा दात्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका। दात्री जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है किसका? दाता का। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वह मेरी कार है। किसकी कार है? मेरी कार है। तो मेरी क्या है बताइए आप? करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला है। सही जवाब हो जाएगा संबंध कारक। क्योंकि कार से संबंध स्थापित हो रहा है। कैसे संबंध? मेरा संबंध स्थापित हो रहा है। वह मेरी कार है। तो जहाँ पर इसका इंडिकेशन मिले आपको किसका किसकी यानी संबंध स्थापित किया जाए, का की के, या मेरी कार है। किसकी कार है? मेरी कार है। तो संबंधवाचक संप्रदान वहाँ पर संबंधवाचक कारक हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, संप्रदान कारक नहीं होगा, करण भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा, संबंध कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही कंफ्यूजन वाले वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। मणि, झीर, चांदी और मोती। आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो सारे जो चारों ऑप्शन है वो सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं भाई, एक इसमें से ऐसा है जो कि पुल्लिंग शब्द है। वो कौन सा है आपको बताना है। यदि आपको नहीं आ रहा तो हम तो आपको बताएंगे। जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोती। जी हाँ मित्रों, मोती जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। या अपवाद में आता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखे रहिए। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है? जी हाँ मित्रों, वही फल जिसे तुलसीदास जी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो फल कौन सा चखे? कौन फल चखेगा बताइए? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है? अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर कर्ता कारक? तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कहलाता है आपका कर्म कारक। जी हाँ मित्रों, क्या कहलाता है? कर्म कारक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक। चलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? जी हाँ मित्रों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं यह सब आप जानते हैं। अब आप बताइए, कवि जो है वो कवि शब्द है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक? इस प्रश्न का सही जवाब आपको आपके स्क्रीन पर नजर आने वाला है। सही जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कवि यदि आपने कह दिया तो संपूर्ण कवि का बोध हो गया। जितने भी कवि हैं, चाहे वो हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, नेपाल को, चाइना किसी भी देश के कवि हों, कवि मतलब कवि यानी संपूर्ण कवियों का बोध कराता है। यानी जो एक संपूर्णता का बोध कराता है अपने जिस भी वर्ग की बात करें आप, जैसे कवि आपने कह दिया, राजनेता कह दिया, तो स्त्री कह दिया, तो ये समस्त उस अपने ग्रुप का बोध करवाएगा। इसलिए यह क्या हो जाता है? जातिवाचक शब्द हो जाता है। यानी कवि एक विशेष जाति, कवि की पूरी जाति का बोध कराता है, कवि हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। चलिए बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये क्या है? शराब। अब शराब को जब हम परिवर्तित करेंगे जातिवाचक संज्ञा में तो क्या बनेगा? शराबी, मैखाना, शराबपन या फिर शरबत। शरबत तो आजकल गर्मियों का मौसम बहुत पिया जा रहा है। बताइए इसमें इसका प्रयोग क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शराबी। जी हाँ मित्रों, शराब शब्द से बनने वाला जो जातिवाचक संज्ञा है वह शराबी है। शराबियों की एक जाति की तरफ वह इशारा करती है। जितने भी शराब पीने वाले हैं उन सभी का संबोधन हो जाएगा। यदि आपने शराबी कह दिया तो यानी उस पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्या? शराबी। है ना? समझ में आ रहा होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप बताइए कि मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण? जी हाँ मित्रों, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। अभी हमने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा के बारे में, अब हम आपको बताने वाले हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाव वह होता है जो हमारे मन के जितने भी विचार हैं, भाव हैं, जिन्हें कि हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह हो जाते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना,
है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट क्लासेस 77 को और SSC 77 यूपी को। यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सबका आयोजन करवाती है सरकार, उसकी तैयारी करवाई जाएगी आपको हमारे चैनल पर। चलिए अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। महात्मा गांधी, रैली, पानी या फिर ईश्वर। आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ईश्वर। जी हाँ मित्रों, एक परम सत्ता है जो हमें संचालित करती है, उस परम सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के अलग अलग रूप हैं और सभी अलग अलग रूपों में वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं, तो वह है ईश्वर, एक जाति है। चलिए आप बताइए नारी जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपने इस क्लास को प्रारंभ से ही ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य दे पाएंगे। कुछ देर पहले ही हमने बताया था नारी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। चलिए याद तो हो गई आपको, बहुत अच्छा याद है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। जातिवाचक संज्ञा, जी हाँ मित्रों, मैंने कहा था समस्त नारी जाति, यानी नारी जाति का बोध करवाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जितनी भी नारियां हैं उन सभी की तरफ इशारा करता है। यदि नारी कह दिया जाए तो नारी का मतलब किसी एक स्त्री की तरफ से नहीं होता है, बल्कि वह संपूर्ण जितनी भी नारियां हैं उन सभी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो नारी जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए पंडित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। जो पंडित शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा क्या है। पंडित है, पंडिताई है, पंडिताऊ है या फिर ये सभी हैं। तो बड़े मज़ेदार बात है कि भाई ये सारे ही ऑप्शन सही हैं आपके। पंडित शब्द के भाववाचक तीनों ही हैं। क्यों? पांडित्य, पंडिताऊ और पंडिताई। आपने देखा बहुत पांडित्यपूर्ण, केशवदास जी का वर्णन जो है बहुत पांडित्यपूर्ण है। पंडिताऊ पर मत दिखाइए, ज़्यादा पंडिताई ठीक नहीं है। इस प्रकार के शब्द आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयुक्त किए जाते हुए सुने होंगे, तो यह बहुत ही अच्छा है कि तीनों इसके जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए आप बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ मित्रों, हमने कई बार कहा है कि आप इस नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं जो है ना मुसीबत में डाल देता है। नहीं हमेशा हमेशा मुसीबत में डाल देता है। आपको बताना है कि नहीं कौन सा नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, सही है या गलत है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। कुछ संज्ञा आपस में परिवर्तित भी होते हैं, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 कथन सही है, एक गलत है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। यह गलत है, जबकि सही आएगी संज्ञा जो है वह विकारी होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, संज्ञा में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। शेष तीनों ही कथन सही है। देखिए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अगर आप प्रश्न भी ठीक से पढ़ लेंगे तब भी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर कह दिया गया संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और यहाँ पर कह दिया गया अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित नहीं अविकारी होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में इसका सही जवाब माना जाएगा इसको कि संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यह भी सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, यह भी सत्य ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है। जी हाँ मित्रों, सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है। 5 है, 4 है, 6 है या फिर 7 है। तो आशा करती हूँ कि आप इसे अवश्य जानते होंगे। सर्वनाम के भेदों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी है? 6। चलिए फटाफट से हम ख़त्म करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट को। आपको अपने एग्जाम की तैयारी के चलिए बताइए, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो आप जानते ही होंगे कि मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आप पूछें जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर संबंधवाचक है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, जवाब आप अवश्य दे पाएंगे। तो यह हो जाएगा संबंधवाचक, क्योंकि यह संबंध स्थापित करने, जो करेगा सो भरेगा। कौन भरेगा? जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो के बीच में एक संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। गलती नहीं करेंगे आप, मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, बहुत तेज विद्यार्थी हैं आप। चलिए चैनल पर आप बने रहिए हमारे साथ और प्रश्न पर विशेष ध्यान देते रहिए। चलिए आप बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं?
3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं या फिर 5 प्रकार होते हैं। आप इसका जवाब सोचते रहिए, हम आपको बता रहे हैं तुरंत। विशेषण के हो जाते हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आप कितने तत्पर हैं अपने क्लास की तैयारी को लेकर, आप कितने सजगता से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना आपको। टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या फिर लंबा। तो कौन सा ऐसा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजराती। गुजराती जो है वो गुणवाचक नहीं है, तो फिर कौन सा है बताइए, जवाब दीजिए। आप ध्यान से पढ़ते नहीं है क्लास को, है ना। चलिए आप बताइए, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों में से आप सही जवाब किसे देने वाले हैं? जी हाँ मित्रों, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, है ना। चलिए और बताइए, अब आप प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण 4 ऑप्शन दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष से पूर्व का विशेषण, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द। ये 4 ऑप्शन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषण की विशेषता बताने वाले। जैसे वह दौड़ता है, क्या हो गया, वह दौड़ता है। फिर उसकी विशेषता बताए, वह तेज दौड़ता है ना। फिर प्रविशेषण लगे, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें जो बहुत लग गया, वह तेज की भी विशेषता बता रहा है, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो यह हो गया प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे कहते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है? जी हाँ मित्रों, अविकारी यानी कि अपरिवर्तनीय है। सूखा, अगला, सुंदर या फिर पिछला। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुंदर, यानी सुंदर। आप, वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है, यह गाय बहुत सुंदर है, वह भैंस बहुत सुंदर है। मतलब किसी भी स्थिति में यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वह परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि अपरिवर्तनीय है, यानी अविकारी है। दुष्ट आदमी, दुष्ट आदमी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, फिर तुलनात्मक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है गुणवाचक। दुष्ट क्या है? गुण है ना। कैसा है वह? दुष्ट है। दुष्ट क्या है? गुणवाचक है। परिमाणवाचक थोड़ी ना, तुलना ही कर रहा है, ना ही सर्वनामिक है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसका गुण क्या है? दुष्टई वाला गुण है, तो वो दुष्ट आदमी हो जाएगा, गुणवाचक सर्वनाम है। दही, देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, हमेशा आप होते हैं। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, फिर तुलनात्मक है। खट्टा दही, दही कैसा है? खट्टा है। तो यह जो है उसको गुण बता रहा है। खट्टापन, खट्टापन, मीठापन, ये जब होता तीखा है, ये सब क्या है? गुण बता रहे हैं ना। तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं, गुण यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं। तो जहाँ पर क्वालिटी बताई जाए वहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। चलिए बात बताइए, तिगुना चौगुना, ये देखिए दिया गया यहाँ पे, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक, अनिश्चित वाचक, गणनावाचक या फिर तुलनात्मक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वह हो जाएगा आवृत्तिवाचक। दुगुना तिगुना जो है वो क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। संज्ञा का गुण, गुण वो खाने वाला गुण नहीं भाई, गुण यानी कि क्वालिटी, रंग यानी कि कलर, आकार यानी कि साइज बताने वाला विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जी हाँ मित्रों, संज्ञा का यह गुण बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर गए हैं आपके लिए हम। विशेषण का प्रयोग कब होता है बताइए आप? विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले हो जाता है, विशेष के बाद होता है। ए और बी दोनों सही है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा विशेष से पहले। विशेष से पहले ही विशेषण का प्रयोग हो जाता है। जी हाँ मित्रों, तभी तो आप समझ पाएंगे कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे किसकी विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे बताइए आप, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? जी हाँ मित्रों, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और आपको
समझ में भी आ गया होगा, 2 होती हैं। ठीक है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा, बताइए थोड़ा क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा जो है वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। कितना चाहिए, कितना पानी चाहिए? थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? जी हाँ मित्रों, किस क्रिया का उदाहरण बताना आपको? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो यह जो है वह उदाहरण है आपका किसका? द्विकर्मक क्रिया का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है, संयुक्त क्रिया यहाँ पर है नहीं, पूर्वकालिक यानी एक क्रिया को, एक कार्य को खत्म करके दूसरे कार्य जहाँ पर संपादित किया जाए, वह खाना करके सो गया, तो वहाँ पर जो होगा तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। हंसना कैसी क्रिया, आपको बताना हंसना जो है वो कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, फिर पूर्वकालिक क्रिया है। तो जो हंसना है वह है आपकी कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया है। हंस धातु से इसका निर्माण हुआ है, हंस धातु से बना हुआ है हंसना क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक, आपको बताना सकर्मक कौन सा? आना, जाना, लेना या फिर मरना। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वह हो जाएगा लेना। ठीक है, लेना सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया? जी हाँ मित्रों, आपको बताना अकर्मक कौन सा है? तो अकर्मक यानी खाना, पीना, उठाना या फिर आना। जो अकर्मक है यानी जिसमें कर्म नहीं है तो वह हो जाएगा आना। इसका सही जवाब हो जाएगा आना। आना किसी किसी का नाम भी रहता है, आजकल के लोग नाम भी बड़े अजीब टाइप कर रखते हैं, है ना? तो वही सतर्क रहिए, कब किसका क्या नाम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आप बताइए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब आप दे रहे होंगे। चलिए, जवाब देने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि आपने विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मित्रों आप लोग क्लासेस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है भाई। सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आप बताइए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने आपसे प्रश्न किया था, अब इसका जवाब भी आपको दे रहे हैं, 2 भेद होते हैं, है ना? कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए आप बताइए, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? जी हम तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब आप अवश्य दे पाएंगे। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो दिया गया वो थोड़ा सा लफड़ेबाज आंसर है। चलिए आप बताइए, तो इसका सही जवाब है कर्तृवाच्य। हमें तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जब कर्ता प्रधान होता है, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, किसी भी कार्य को संपादित करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। और जब किसी कार्य को कर्ता कर रहा है तो कर्ता ही करता है, किसी कार्य को कर्ता की प्रधानता बताई जाए तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा, है ना? सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था। वह दिन रात पढ़ता रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है। कब पढ़ता रहता है? दिन रात पढ़ता रहता है। तो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? संयोजक क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण या फिर अनुबद्ध क्रिया विशेषण? जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त क्रिया विशेषण। दिन रात पढ़ता रहता है, दिन रात एक जोड़ दिया गया इसमें, यानी लगातार पढ़ता रहता है ना? उससे पढ़ा ही नहीं जाता। क्या जवाब है? उससे पढ़ा ही नहीं जाता। इसमें कौन सी वाच्य है? भाववाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर ये सभी हैं? सभी तो हो ही नहीं सकता भाई। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ पर असमर्थता व्यक्त की जाए, यानी किसी भी कार्य को ना कर सके कोई, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे लिखा ही नहीं जाता, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका भाववाच्य संज्ञा। यानी जहाँ पर असमर्थता जताई जाती है वहाँ पर भाववाच्य संज्ञा हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आप कितने प्रश्न रह गए। कौन आ रहा है? एक वाक्य है कौन आ रहा है में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? तो आपने यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर जवाब दे पाएंगे कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। जी हाँ मित्रों, कौन जो है वह अनिश्चयवाचक है। इसमें निश्चित ही नहीं है कि कौन है। कौन हो तो भाई कौन है, किसी का निश्चय नहीं किया जा चुका है। जहाँ पर निश्चय नहीं किया गया है तो वह कौन हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही बढ़िया।
तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपने इस चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। हमारा ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, इसे भी अपना प्यार दें, सहयोग दें, हमारे साथ बने रहें। और ये देखिए हमारा चैनल जो मेन चैनल है स्मार्ट एचडी क्लासेस 77, जिस पर तैयारी करवाई जा रही है ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित सही परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी SSC 77 यूपी। ठीक है मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और आप किस प्रकार के यानी किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी क्लास आपको चाहिए, आप यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।